2008 का साल था और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अचानक एक धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवाद के डर और सुरक्षा बलों की सतर्कता के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ सुराग मिले जो बाटला हाउस इलाके में छुपे हुए संदिग्ध आतंकवादियों की ओर इशारा कर रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एसीपी संजीव कुमार यादव से, जो अपने कर्तव्य और देशभक्ति में पूरी तरह समर्पित एक सच्चे पुलिस अधिकारी हैं। संजीव एक गंभीर और जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन उनके जीवन में यह केस कुछ ऐसा लेकर आया जिसने न सिर्फ उनकी नौकरी बल्कि उनके निजी जीवन को भी झकझोर कर रख दिया। बाटला हाउस एनकाउंटर की योजना बनाते समय टीम के साथियों में हलचल थी। सभी जानते थे कि ये एक संवेदनशील ऑपरेशन है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम कितने दूरगामी होंगे। ऑपरेशन वाले दिन संजीव किसी कारणवश मौके पर नहीं थे और उनके सहयोगी इंस्पेक्टर केस्टॉन केखे और अन्य साथी मौके पर गए। फ्लैट नंबर L18 में घुसते ही फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हुई। इस गोलीबारी में एक जवान पुलिस अफसर वीरगति को प्राप्त हुआ, जबकि 2 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। इस घटना के बाद न केवल मीडिया में हड़कंप मच गया, बल्कि जनता के मन में भी सवाल उठने लगे। क्या ये एनकाउंटर असली था या फर्जी? क्या पुलिस ने निर्दोष छात्रों को मार गिराया था या वे सच में आतंकवादी थे? भाग 1 में हमने उस घटना की पृष्ठभूमि रखी है जिसने इस कहानी को जन्म दिया। अब अगले भाग में हम देखेंगे कैसे मीडिया, राजनीति और समाज ने इस केस को घेर लिया और संजीव की जिंदगी कैसे एक लड़ाई में तब्दील हो गई। साल 2008, दिल्ली की सुबह। शहर की रफ्तार रोज की तरह चल रही थी, लेकिन पुलिस की एक विशेष यूनिट स्पेशल सेल आज एक खास मिशन पर थी। उस मिशन का नेतृत्व कर रहा था एसीपी संजय कुमार, एक सख्त, ईमानदार और अनुभवी अफसर, जिसकी वर्दी के पीछे न केवल कानून था बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित था L18 एक छोटा सा फ्लैट, जहां से एक बड़ी खबर निकली थी। दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों के पीछे कुछ संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। स्पेशल सेल ने यह सूचना अपने खास सूत्रों से पाई थी और आज का दिन उनके लिए सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने की कवायद थी। संजय कुमार का चेहरा गंभीर था। उनके साथी इंस्पेक्टर के और अन्य जवान पूरी तैयारी में थे। ऑपरेशन को बिना खून खराबे के अंजाम देना उनका उद्देश्य था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, हकीकत हमेशा योजना से अलग निकलती है। हम अंदर जा रहे हैं, संजय ने वायरलेस पर कहा। उसकी आवाज में संकल्प था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सब कुछ बदल गया। अंदर से गोलियां चलीं, जवाब में भी गोलियां चलीं। चंद मिनटों में 2 संदिग्ध मारे गए, एक भाग निकला और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सबके बीच एक त्रासदी घट चुकी थी। इंस्पेक्टर के शर्मा, जिन्हें संजय ने अपने छोटे भाई जैसा माना था, गोली लगने से मौके पर ही शहीद हो गए। ऑपरेशन की गूंज कुछ ही घंटों में देश भर में फैल गई, लेकिन जो पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को रोकने की तरह पेश किया, वही कुछ मीडिया चैनलों और सामाजिक संगठनों की नजर में एक फर्जी मुठभेड़ बन गया। क्या ये मुठभेड़ असली थी? क्या मारे गए लोग मासूम थे? क्या पुलिस ने अपने पावर का दुरुपयोग किया? इन सवालों की बारिश शुरू हो चुकी थी और इस बवंडर में सबसे ज्यादा जो फंसा था वो था एसीपी संजय कुमार, जो न केवल अपने साथी की मौत से टूट चुका था, बल्कि अब खुद को देश की अदालत, मीडिया और जनता की कठोर नजरों के सामने अकेला खड़ा पा रहा था। दिल्ली एक शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन उस दिन जब बाटला हाउस मुठभेड़ की खबर टीवी, रेडियो और अखबारों में आई, तो शहर रुक गया या कहें थम गया एक सोच में। एक और देश की सुरक्षा में लगी पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। दूसरी ओर कई नेता, छात्र संगठनों और मीडिया के एक वर्ग ने सवाल उठा दिए थे, क्या ये सच था? एसीपी संजय कुमार के लिए यह दिन और रातें अब एक जैसे हो गए थे। ना नींद, ना सुकून। एक तरफ अपने साथी के शर्मा की शहादत का दुख और दूसरी तरफ जनता के बीच फैलती अफवाहें, जिसने उसे, एक पुलिस वाले को, एक हत्यारे की तरह पेश कर दिया। संजय की आंतरिक लड़ाई।
संजय का चेहरा कठोर था लेकिन आंखों में बेचैनी थी। उसकी पत्नी नंदिता, जो एक जानी मानी पत्रकार थी, हर दिन अपने चैनल में बैठकर देखती कि उसके ही सहकर्मी संजय को एक झूठे पुलिस एनकाउंटर का आरोपी बता रहे थे। वो दुविधा में थी, एक ओर उसका फर्ज था पत्रकारिता का, दूसरी ओर उसका विश्वास था अपने पति पर। संजय को लगातार विभागीय जांच में जाना पड़ता। हर बयान, हर गोली, हर सेकंड की जवाबदेही देनी पड़ रही थी। उसे खुद से भी सवाल थे, क्या मैं सही था? क्या वो गोलियां जरूरी थीं? क्या केके की जान बचाई जा सकती थी? हर दिन इन सवालों ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। मीडिया की अदालत, टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई थी। एंकर चीख चीख कर कह रहे थे, ये फर्जी एनकाउंटर था। कुछ एनजीओ और मानवाधिकार कार्यकर्ता बिना पूरी जानकारी के संजय और उसकी टीम पर सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग चलने लगे थे, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, बैटलहाउस ट्रूथ, फेक एनकाउंटर। विपक्षी पार्टियां इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना चुकी थीं। संसद में भी यह मुठभेड़ चर्चा का विषय बन चुकी थी। जामिया मिल्लिया का उबाल। जामिया के स्टूडेंट्स, जिनमें से कुछ मारे गए लड़कों के दोस्त थे, सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन, नारेबाजी, बयानबाजी, हर तरफ गुस्से का माहौल था। संजय के ऊपर आरोप लगने लगे, आपने निर्दोष छात्रों को मारा, जबकि हकीकत यह थी कि उसके पास पूरी इंटेलिजेंस इनपुट था। ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग थी और कुछ गिरफ्तार आरोपियों के बयानों ने भी वही पुष्टि की थी। लेकिन मीडिया और जनता की अदालत में सबूत नहीं चलते, वहां चलती है धारणाएं। संजय बनाम सिस्टम। अब जब मुठभेड़ पर शक जताया जा रहा था तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक मैजिस्ट्रियल जांच गठित की गई। हर फाइल, हर रिपोर्ट, हर वीडियो क्लिप, सबकी जांच होनी थी। संजय का नाम सीबीआई को सौंपे गए संदिग्ध अधिकारियों की सूची में डाल दिया गया। उसे सस्पेंड तो नहीं किया गया, लेकिन वो एक मानसिक कोर्ट मार्शल में था। हर रोज जांच में हाजिर होना, वर्दी में रहकर भी अपराधी की तरह देखा जाना, अपने डिपार्टमेंट की आंखों में भी एक शक देखना, ये सब उसका मानसिक कोर्ट मार्शल था। नंदिता का संघर्ष। नंदिता एक साहसी पत्रकार थी, लेकिन जब मामला अपने घर का हो तो सच और सच्चाई के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक रात जब वह न्यूज रूम से लौट कर आई तो उसने संजय को चुपचाप बैठे पाया। क्या तुम सच में उस दिन? उसका सवाल अधूरा था, लेकिन संजय ने बात पूरी कर दी। हाँ, मैंने गोली चलाई, लेकिन पहले नहीं, जवाब में चलाई, क्योंकि हम मरते अगर हम नहीं मारते। उसके इन शब्दों ने नंदिता के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसका मन एक पत्रकार का था, पर दिल एक पत्नी का। दबाव और धमकियां। संजय को अब धमकियां मिलने लगी थीं, फोन कॉल, लेटर, सोशल मीडिया मैसेज। हम जानेंगे कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा भी एनकाउंटर होगा। उसका घर अब एक किला बन गया था, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से डरा हुआ। आतंक से लड़ाई अब अदालत में। पुलिस ने जो आरोपी जिंदा पकड़े थे, उन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाने वाला था। संजय जानता था, अगर कोर्ट में वो साबित कर पाया कि ये आतंकी थे, तो शायद वह खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा। पर आसान कुछ भी नहीं था। वकील, गवाह, मीडिया, हर कोई तैयार था संजय को गिराने के लिए। दिल्ली की वह सुबह बाकी दिनों से अलग थी। नजरिया बदल चुका था। मुठभेड़ के कुछ दिन बाद जब मामला अदालत तक पहुंचा, तो यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह एक अफसर की नीयत, उसकी जिम्मेदारी और उसकी आत्मा पर मुकदमा था। एसीपी संजय कुमार एक अफसर की तरह अदालत में खड़ा था, लेकिन माहौल ऐसा था मानो कोई अपराधी कटघरे में खड़ा हो। अदालत का पहला दिन। कोर्ट में चारों तरफ मीडिया, मानवाधिकार कार्यकर्ता और मारे गए संदिग्धों के परिवार वाले मौजूद थे। अदालत के अंदर और बाहर दोनों जगह गहमा गहमी थी। सत्य किसके साथ था ये बताना मुश्किल था, लेकिन शोर एक तरफा था। सरकारी वकील ने दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग, आतंकवाद निरोधी दस्तावेज और संजय की टीम के बयान कोर्ट में पेश किए। उन्होंने बताया कि कैसे कई राज्यों में हुए बम धमाकों की जड़ें लैसा नानिनती में देसानीय ठान फ्लैट से जुड़ी हुई थीं। लेकिन बचाव पक्ष का दावा था, ये छात्र थे, मासूम थे, कोई आतंकवादी नहीं। पुलिस ने सबूत गढ़े हैं। एक अफसर की टूटती हिम्मत। संजय ने जब गवाही दी तो उसका चेहरा भावशून्य था। हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट था,
कॉल्स ट्रेस हुए थे, आतंकी संगठन के संपर्क में थे, हमारे साथी के शर्मा की जान चली गई। क्या ये सब झूठ है? लेकिन सवाल पूछने वालों के लिए उसकी आवाज दलील नहीं थी, सिर्फ रक्षा का प्रयास था। कोर्ट में उसे लगातार घेरने की कोशिश की गई। आपने गोली क्यों चलाई? क्या फ्लैट में घुसने से पहले वारंट था? क्या आप जानबूझकर छात्रों को निशाना बना रहे थे? हर सवाल के साथ संजय भीतर से और भी बिखरता जा रहा था। मीडिया ट्रायल, हर शाम टीवी चैनलों पर वही बहस होती थी। क्या संजय कुमार दोषी हैं? क्या बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था? कुछ चैनल संजय के पक्ष में थे, लेकिन अधिकतर ने टीआरपी की दौड़ में उसे एक विलेन की तरह दिखाया। उसकी पुरानी तस्वीरें चलाई जाती, किसी कॉलेज घटना को उछाला जाता और कहा जाता, ये अफसर पहले भी कड़क रवैये के लिए बदनाम रहा है। नंदिता के लिए ये सब असहनीय होता जा रहा था। एक दिन वह अपने चैनल से बाहर निकलते हुए टूट गई। मुझे पत्रकारिता पर शर्म आने लगी है। हमने सच्चाई से ज्यादा सनसनी को चुन लिया है। गवाहों की बदलती जुबान, जिन चश्मदीदों ने पहले पुलिस की कार्रवाई को जायज बताया था, अब अचानक बयान बदलने लगे। हमें धमकी मिली थी। हमने जो देखा वो साफ नहीं था। शायद वो लड़के हथियारबंद नहीं थे। इन सब का असर सीधे कोर्ट की कार्यवाही पर पड़ रहा था। संजय जानता था कि उसका केस अब सिर्फ सबूतों से नहीं, बल्कि गवाहों की इच्छाओं पर टिका था। एक अनसुना सबूत। एक दिन केस की सुनवाई के बीच संजय को अपने एक पुराने सूत्र की कॉल आई। सर, LO18 से भागे संदिग्ध की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो खुद कबूल कर रहा है कि वो ऑपरेशन से बच निकला था। यह कॉल उम्मीद की किरण थी। संजय ने इसे अदालत में पेश करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी वकील ने तुरंत आपत्ति जताई। यह सबूत कोर्ट की प्रक्रिया के तहत नहीं लाया गया है, फर्जी हो सकता है। अदालत ने सबूत को जांच के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। संजय की अंदरूनी लड़ाई। उस रात संजय बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। के की तस्वीर उसे देख रही थी। क्या हम सही थे? उसने धीरे से फुसफुसाया। अगर के जीवित होता तो क्या वो कहता कि हमने कुछ गलत किया? उसकी आंखों में पानी था, अफसोस का, थकान का और सवालों का, सच और साजिश के बीच। अगली सुनवाई में जब गिरफ्तार किए गए आरोपी की पेशी हुई तो उसके बयान में एक नई बात थी। मैंने बम धमाकों में हिस्सा लिया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। बटला हाउस में जो लोग मारे गए वो मेरे साथी थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। यह बयान संजय के केस के पक्ष में था, लेकिन अदालत ने कहा, बयान की सत्यता की पुष्टि जांच एजेंसियों से कराई जाएगी। अब मामला नया मोड़ लेने वाला था। अदालत में दिए गए उस एक बयान ने माहौल बदल दिया था। अब तक जो एसीपी संजय कुमार पर अंगुली उठा रहे थे, उनमें से कुछ के स्वर धीमे होने लगे, लेकिन हकीकत ये थी कि लड़ाई अभी बाकी थी, सच्चाई के लिए, इज्जत के लिए और आत्मा की शांति के लिए। एक और परीक्षा। संजय के पास अब वह ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें भागे हुए संदिग्ध ने खुद स्वीकार किया था कि वह बटला हाउस फ्लैट में मौजूद था और पुलिस की कार्रवाई से बच निकला था। अब यह सबूत कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन इस बार सिर्फ कागज या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एक जवाबदार गवाह को सामने लाना जरूरी था। हमें उस लड़के को ढूंढना ही होगा, उसे कोर्ट में पेश करना होगा, संजय ने अपनी टीम से कहा। एक टीम गठित की गई और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर उस भगोड़े की तलाश शुरू हुई जिसे आतंकवाद के इस पूरे जाल की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा था, नंदिता की वापसी। इस बीच संजय की पत्नी नंदिता ने भी अपने तरीके से लड़ाई शुरू कर दी थी। उसने अपने चैनल में बैठकर पहली बार खुलकर सवाल उठाए, हम क्यों मानते हैं कि पुलिस हमेशा गलत होती है? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं कि वो पहले सच की जांच करे, फिर धारणा बनाए? इस साहसिक रिपोर्ट के चलते उसे चैनल से बाहर कर दिया गया, लेकिन जनता का एक वर्ग था जिसने नंदिता के इस साहस को सराहा। उसके इस कदम ने संजय को भीतर से थोड़ा मजबूत कर दिया। भागा हुआ संदिग्ध रईस, उस भगोड़े का नाम था रईस अहमद। वो देश छोड़ चुका था, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर उसके देखे जाने की सूचना मिली। संजय ने खुद उस ऑपरेशन की निगरानी ली। दिनों की मेहनत के बाद रईस को पकड़ लिया गया।
वो बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसने वही बयान दोहराया जो ऑडियो में था। मैं ले 18 फ्लैट में था, हमारे पास हथियार थे, हमने गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अब पहली बार ऐसा गवाह सामने आया था जिसने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया था। राजनीति की चालें, लेकिन जहां सच्चाई की रोशनी आती है वहां राजनीति की छाया भी गहराने लगती है। कुछ नेता इस बयान को पुलिसिया दबाव का परिणाम बता रहे थे। कहा गया, सरकार ने यह बयान उगलवाया है, ये गवाही देश की छवि बिगाड़ने के लिए गढ़ी गई है। कोर्ट को अब सीबीआई से पूछताछ करवानी पड़ी कि क्या यह गवाही दबाव में दी गई है। संजय फिर सवालों के घेरे में आ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो जानता था अब वक्त मेरे साथ है। एक और साजिश। इस बीच संजय के खिलाफ एक पुराने केस को फिर से खोला गया। एक आरोपी ने दावा किया कि संजय ने पहले भी फर्जी मुठभेड़ की थी। संजय हैरान था, ये लोग मुझे सच्चाई के लिए खड़ा होने की सजा दे रहे हैं। अब उसका वकील दिन रात कोर्ट के अलग अलग केसों की तैयारी में जुट गया। अगर हम इस बार चूके तो वो तुम्हें हमेशा के लिए फंसा देंगे, वकील ने कहा। अंदरूनी विभागीय रिपोर्ट। संजय के विभाग ने भी अपनी आंतरिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। रिपोर्ट में कहा गया, ऑपरेशन बटला हाउस के लिए संजय कुमार और उनकी टीम ने एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर का पालन किया। कार्रवाई आवश्यक और आत्मरक्षा में थी। यह रिपोर्ट निर्णायक थी। अब कोर्ट के पास गवाह की गवाही, ऑडियो रिकॉर्डिंग, भागे हुए संदिग्ध की स्वीकृति और विभागीय रिपोर्ट सभी थे। न्याय की आहट। अदालत के फैसले की तारीख तय हो चुकी थी। संजय के चेहरे पर तनाव था, लेकिन भीतर एक सुकून भी था कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। वो रोज सुबह के पौटान के शर्मा की तस्वीर के सामने खड़ा होता और कहता, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उसकी आंखें नम होती थीं, लेकिन अब उनमें मजबूती थी, एक नई उम्मीद। मीडिया के सुर अब बदल रहे थे। कुछ चैनलों ने दस्तावेजी रिपोर्टिंग शुरू की। बटला हाउस, एक नज़र दूसरी तरफ जैसे शो आने लगे, जिसमें संजय के पक्ष में तर्क दिए जाने लगे। लोग अब खुद सवाल पूछने लगे थे, क्या हमने बहुत जल्दी फैसले लिए? क्या सच कहीं बीच में छूट गया? दिल्ली की सुबह थी, लेकिन संजय कुमार के लिए वह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। यह दिन था सत्य और झूठ, न्याय और अन्याय, कर्तव्य और सवालों के बीच उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का। आज अदालत का फैसला आने वाला था। अदालत की सुबह दिल्ली की सेशन कोर्ट में असाधारण सुरक्षा थी। हर तरफ मीडिया, पुलिस और आम नागरिकों की भीड़ जमा थी। क्या बटला हाउस एनकाउंटर असली था? क्या एसीपी संजय निर्दोष हैं या गुनहगार? हर आंख में उत्सुकता थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, लेकिन अंदर सबके दिलों में तूफान। संजय कोर्ट के भीतर अपनी जगह पर शांत खड़ा था। उसकी वर्दी एक बार फिर गर्व के साथ चमक रही थी। न्याय की घोषणा। जज ने अपनी कुर्सी संभाली और फैसला पढ़ना शुरू किया। प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों, कॉल रिकॉर्डिंग्स, विभागीय रिपोर्ट्स तथा गिरफ्तार आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान को ध्यान में रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बटला हाउस में हुई पुलिस कार्रवाई पूर्व नियोजित आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु की गई थी। आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी और इसके पीछे पुलिस की मंशा आतंकवाद रोकने की थी, न कि निर्दोषों को मारने की। जज ने अंत में कहा, इस अदालत की दृष्टि में एसीपी संजय कुमार निर्दोष हैं। एक अफसर का सिर ऊंचा। कोर्ट रूम में एक पल को सब शांत हो गए। फिर धीरे धीरे कुछ तालियां बजने लगीं। ये तालियां किसी फैसले के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे अफसर के धैर्य और ईमानदारी के लिए थीं। संजय की आंखें नम हो गईं। वो न रोया न मुस्कुराया, बस नजरें झुका लीं और मन ही मन कहा, के हमने ये तुम्हारे लिए किया। मीडिया की पलटी। अब तक जिसने संजय को कटघरे में खड़ा किया था, वही चैनल अब एक्सक्लूसिव हीरो ऑफ बटला हाउस टाइटल चला रहे थे। न्यूज एंकर जो पहले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, अब शांत स्वर में रिपोर्टिंग कर रहे थे। अदालत ने माना संजय निर्दोष, पुलिस कार्रवाई सही। नंदिता की गर्व भरी वापसी। नंदिता, जिसने पूरे समय अपने विश्वास और रिश्ते के बीच जंग लड़ी, उस दिन कोर्ट से बाहर आकर सीधे संजय से मिली। उसने बस कहा, तुम सही थे और मैं भी।
संजय ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराया। विभागीय बहाली और सम्मान। संजय को न केवल निर्दोष घोषित किया गया, बल्कि सरकार ने उसे गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा की, मारे गए साथी के शर्मा को मरणोपरांत शहीद का दर्जा दिया गया। वह विभागीय रिपोर्ट, जिसने पहले संजय को संदेह के घेरे में डाला था, अब उसके साहस और नेतृत्व का प्रमाण पत्र बन गई थी। सवाल फिर भी बचे। हालांकि कोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन समाज का एक हिस्सा अब भी सवाल पूछ रहा था। क्या पुलिस को गोली चलाने की अनुमति होनी चाहिए? क्या युवाओं को सिर्फ शक के आधार पर आतंकवादी कहा जा सकता है? संजय जानता था कि उसके सामने अब एक और युद्ध है, संदेह की संस्कृति से लड़ना, लोगों को फिर से पुलिस और कानून में विश्वास दिलाना। के की याद में संजय हर साल 19 सितंबर को बटला हाउस एनकाउंटर स्थल पर जाता है। वहीं एक छोटा सा स्मारक बनवाया गया है, जहां के शर्मा की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, जिन्होंने जान देकर हमें जगाया। एक नई शुरुआत। संजय अब भी पुलिस सेवा में है, लेकिन अब वो सिर्फ आतंकवाद से नहीं, धारणाओं, अफवाहों और समाज में फैली गलतफहमियों से लड़ रहा है। वो देश भर के युवाओं से बात करता है, कॉलेजों में जाकर सच, संविधान और कर्तव्य की बातें करता है। उसकी बातों में अनुभव है, दर्द है और एक चेतावनी भी। सच कभी चीखता नहीं, बस साबित होता है। कहानी का अंतिम दृश्य। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, संजय अपने घर की छत पर बैठा था। नंदिता चाय लेकर आई और बोली, सब खत्म हुआ? संजय ने चाय ली, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब शुरू हुआ है। जिसमें दिखाया जाए कि कैसे संजय अब एक नई सोच, नई प्रणाली और समाज में पुलिस की साख लौटाने की मुहिम शुरू करता है। न्यायालय से बरी होने के बाद एसीपी संजय कुमार के जीवन में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कागज पर वह निर्दोष था, लेकिन समाज, मीडिया और आमजन की स्मृति में उसके खिलाफ बनी छवि मिटना आसान नहीं था। अब लड़ाई किसी आतंकी संगठन से नहीं थी, ये थी विश्वास और सम्मान के लिए एक लंबी जंग। नई जिम्मेदारी। पुलिस विभाग ने संजय को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। सिविक पुलिस अवेयरनेस डिवीजन का प्रमुख बनाया गया। इस शाखा का काम था आम नागरिकों और पुलिस के बीच की खाई को कम करना। संजय ने इस जिम्मेदारी को अवसर की तरह देखा। अगर हम लोगों का भरोसा नहीं जीत सके तो अपराध से लड़ना व्यर्थ है। कॉलेज में पहला संवाद। संजय ने देश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और संस्थानों में पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया। पहला कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। एक छात्र ने सवाल पूछा, सर, अगर आप निर्दोष थे तो मीडिया में वो तस्वीरें क्यों आईं जिनमें बटला हाउस में खून ही खून था? संजय ने बिना झिझक उत्तर दिया, क्योंकि खून बहा था। लेकिन सवाल ये नहीं कि खून था, सवाल ये है कि वह क्यों बहा। क्या आपको वो धमाके याद हैं जिनमें मासूम लोग मरे थे? वो भी खून था। क्या हम तब भी इतने सवाल करते थे? पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। नंदिता की नई किताब। नंदिता ने इस बीच बिल्कुल बटला नाम की एक किताब लिखी। इसमें उसने न पत्रकारिता की तरफदारी की, न पुलिस की। उसने उस दौर की मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत झंझावातों को सामने रखा। किताब का एक अंश था, सच किसी अदालत में पैदा नहीं होता, वो तो हमारे भीतर होता है। हम अगर उसे देखना चाहें तो सबसे पहले खुद को दोष मुक्त करना होगा। यह किताब राष्ट्रीय बेस्टसेलर बनी। विवाद फिर उभरे, लेकिन जैसे ही संजय खुलकर समाज में संवाद करने लगा, कुछ पुरानी ताकतें फिर सक्रिय हो गईं। एक संगठन ने आरोप लगाया, संजय कुमार अब पुलिस अफसर नहीं, प्रचारक बन चुका है। वो युवाओं को एकतरफा सोच सिखा रहा है। इसके विरोध में कुछ जगह पोस्टर फाड़े गए, कार्यक्रमों को रद्द किया गया, पर संजय नहीं रुका। अगर तुम सच के साथ हो तो डर का कोई मतलब नहीं। के शर्मा का परिवार। संजय ने एक दिन के शर्मा के गांव जाकर उसके परिवार से मुलाकात की। वहां उसकी बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, तू जब कोर्ट में खड़ा था, मैं रोज पूजा में बस इतना मांगती थी, भगवान सच की जीत करवाना। तू मेरा बेटा ही है अब। संजय की आंखें नम हो गईं। उसने वहीं के पानिके के नाम पर एक स्कूल खोलने की योजना बनाई।
जिसने देश के लिए जान दी उसका नाम मिटना नहीं चाहिए। एक नया मिशन, संवाद 2020। संजय ने एक नई योजना शुरू की, संवाद 2020, जिसमें पूरे देश में हर जिले में पुलिस और जनता के बीच एक वार्षिक खुला संवाद आयोजित किया जाएगा। इस पहल को कई राज्य सरकारों ने सराहा। कुछ महीनों में संजय को केंद्र सरकार ने जन पुलिस मिशन का प्रमुख बना दिया। मीडिया से आमना सामना। एक दिन उसी चैनल ने, जिसमें संजय को फर्जी मुठभेड़ वाला कहा गया था, एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंकर ने कहा, आपको हमसे कोई गिला है? संजय मुस्कुराया और बोला, नहीं, आपने जो किया वो आपका काम था, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। हमें बस सीखना यह है कि अगली बार किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी आंखों में एक बार देख लें। एक पत्र। एक दिन संजय को एक गुमनाम पत्र मिला। मैं उन लोगों में से हूं जो बटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी मानते थे, लेकिन अब आपकी बातों, आपके कामों और आपकी चुप्पी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। क्षमा चाहता हूं। संजय ने उस पत्र को फ्रेम कर अपने दफ्तर की दीवार पर लगा दिया। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसने कहा। नया अधिकारी, नई प्रेरणा। एक युवा आईपीएस अफसर जो हाल ही में प्रशिक्षण से लौटा था, संजय से मिलने आया। उसने कहा, सर, मैंने पुलिस ज्वाइन तो सेवा के लिए किया था, लेकिन आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। अब मुझे समझ आया, सेवा सिर्फ अपराधियों से नहीं, समाज से भी करनी होती है। संजय ने उसे गले लगा लिया। रात का अंत और एक नई सुबह। एक रात संजय छत पर अकेला बैठा था। नंदिता ने पूछा, क्या अब सब ठीक हो गया? संजय ने चाय का घूंट लिया, आसमान की ओर देखा और बोला, जब तक लोगों का भरोसा टूटा है तब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा। वह उठकर कमरे में गया और नई योजना फाइल खोल ली, जिसका शीर्षक था, पुलिस तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। संजय देश भर के पुलिस सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करता है और एक बहुत बड़ी साजिश से फिर भिड़ता है। अब तक एसीपी संजय कुमार ने खुद को सिर्फ एक अफसर नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट साबित कर दिया था, जिसकी नजर केवल कानून पर नहीं बल्कि समाज की धड़कन पर भी थी। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकनी थी। जब व्यवस्था खुद सड़ चुकी हो, तब एक सच्चा अफसर क्या कर सकता है? पुलिस तुम्हारे लिए मिशन की कामयाबी। संजय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम अब पूरे देश में लागू हो चुका था। हर जिले में पुलिस थानों में जनसंवाद दिवस मनाए जाते, जहां आम जनता अपनी समस्याएं रखती और उन्हें तुरंत सुनवाई मिलती। सरकार ने इसे एक मॉडल घोषित किया। संजय को पुलिस सुधार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। पर इस नई भूमिका में कदम रखते ही वो उस अंधेरे से टकराया जिसका अस्तित्व सब जानते थे, पर कोई उसे जांच नहीं करता था। भ्रष्टाचार की गंध। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक महिला थानेदार ने एक गुप्त रिपोर्ट भेजी। सर, जिला मुख्यालय से आदेश आया है कि संवाद दिवस के दौरान सिर्फ दिखावा करें, असली केसों की फाइलें दबा दी जाती हैं। थानेदारों पर दबाव है कि अपराध दर कम दिखे। स्थानीय विधायक और कुछ अफसर इसमें शामिल हैं। संजय चौंक गया। हमने जो आंदोलन लोगों के लिए शुरू किया था, वो अब राजनीतिक हथियार बन गया। वह खुद बिना सूचना दिए उस जिले में पहुंचा। जमीनी सच्चाई। संजय ने एक महिला से पूछा, आपने शिकायत दर्ज कराई? महिला बोली, हाँ, लेकिन बोले ऊपर से आदेश नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। उसने दिखाया कि किस तरह उसे कहा गया, मैडम, ये पब्लिक इमेज प्रोग्राम है, असली रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती। संजय ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और सीधे राज्य डीजीपी को रिपोर्ट भेजी। सत्ता की सीधी टक्कर। कुछ ही दिनों में संजय को एक मंत्री के पीए का फोन आया। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में जरा नरमी बरतनी चाहिए। बहुत ज्यादा पारदर्शिता भी राजनीति में परेशानी बन जाती है। संजय मुस्कुराया, मैं अफसर हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। जिस दिन चुप रहूंगा उस दिन मेरी वर्दी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। फंसाने की कोशिश। कुछ ही दिनों में एक पुराना केस दोबारा खुला, जिसमें कहा गया कि संजय ने एक एनकाउंटर में एक निर्दोष को मारा था और रिपोर्ट छुपाई थी। ये केस पहले बंद हो चुका था। अब इसे फिर से उठाकर सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। मीडिया में फिर से सनसनी थी। क्या हीरो अफसर भी झूठ का जाल था? नंदिता की चुप्पी और फिर सवाल। इस बार नंदिता ने संजय से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक रात बोली, ये बहुत बड़ी लड़ाई है।
लेकिन इस बार तुम्हारा सामना किसी आतंकवादी से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे कपटी अफसरों से है। तुम तैयार हो? संजय ने जवाब दिया। अगर मैं पीछे हट गया तो फिर हर ईमानदार अफसर डरकर बैठ जाएगा। आंदोलन की लहर। जब जनता को पता चला कि संजय को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, पटना, जयपुर में छात्रों, वकीलों और आम जनता ने हैड द जस्टिस फॉर संजय कैंपेन शुरू किया। संजय ने सबको शांत किया। मैं कानून के खिलाफ नहीं, कानून के साथ हूं। अगर मैं दोषी हूं तो सजा दीजिए, लेकिन साजिश का सच सामने आना चाहिए। एक ईमेल, एक सबूत। एक रात संजय को एक गुमनाम ईमेल आया। मैं वही अफसर हूं जिसने वह रिपोर्ट बदली थी। मंत्री ने आदेश दिया था तुम्हें हटाने का। मैंने डर के मारे फर्जी दस्तखत किए, लेकिन अब सच कहने का वक्त है। यह रहा असली दस्तावेज। संजय ने यह ईमेल तुरंत सीबीआई को भेजा और कहा, मेरे खिलाफ जांच कीजिए, लेकिन इस सबूत को भी जांचिए। सत्य की विजय फिर से। सीबीआई जांच में पाया गया कि जिस केस में संजय को फंसाने की कोशिश हुई थी वह पूरी तरह से मैनिपुलेटेड था। मंत्री और उनके 2 सहयोगी इसमें दोषी पाए गए। इस खुलासे ने देश को झकझोर दिया। अंत नहीं, अगला पड़ाव। इस घटना के बाद संजय ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा, मैं केवल कानून का रक्षक नहीं हूं, मैं उसका सेवक भी हूं। अगर व्यवस्था में सड़ांध है तो हम अफसरों की जिम्मेदारी है उसकी सफाई करें, न कि उसकी रक्षा। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। नंदिता उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। अब सच में लड़ाई तुम्हारी नहीं, पूरे सिस्टम की है। संजय ने जवाब दिया। तो अब मुझे और तेज चलना होगा। जिसमें संजय देश के सबसे बड़े पुलिस सुधार कानून का मसौदा बनाता है और उस पर राजनेताओं, अफसरों और मीडिया के साथ उसकी ऐतिहासिक जंग छिड़ती है। अब तक एसीपी संजय कुमार की कहानी एक अफसर की बहादुरी और सच्चाई की लड़ाई से आगे बढ़कर एक व्यवस्था को बदलने के मिशन में बदल चुकी थी। लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी के पुलिस अफसरों के लिए लड़ने वाला था। एक प्रस्ताव, राष्ट्रीय पुलिस सुधार विधेयक। संजय ने एक पूर्ण सुधारात्मक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। नाम था राष्ट्रीय पुलिस सुधार विधेयक 2025। मुख्य प्रावधान थे, हर जिले में जन पुलिस बोर्ड की स्थापना, थानों की स्वायत्तता, स्थानीय राजनीति से मुक्त, पुलिसकर्मियों की मानसिक स्वास्थ्य जांच हर 6 महीने में, गोपनीय शिकायत तंत्र जहां नागरिक बिना डर अपनी बात कह सकें, मुठभेड़, एनकाउंटर मामलों की स्वतंत्र समिति से जांच, पुलिसकर्मियों के लिए मानवाधिकार शिक्षा अनिवार्य। यह कानून अगर पारित होता तो देश में पुलिस व्यवस्था की रीढ़ बदल जाती। राजनीतिक विरोध की आंधी। जैसे ही प्रस्ताव संसद की स्थायी समिति में पहुंचा, कई राज्यों के राजनेताओं और अफसर लॉबी ने इसका कड़ा विरोध किया। एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, यह कानून पुलिस को बेकाबू बना देगा, हमें व्यवस्था चाहिए, विद्रोह नहीं। संजय ने जवाब दिया, बेकाबू वो होता है जो राजनीति के इशारे पर काम करे। यह कानून पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, नेताओं के प्रति नहीं। जन समर्थन की लहर। नंदिता ने संजय के प्रस्ताव पर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्री बनाई। नाम था बदलाव की वर्दी। यह फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूनिफॉर्म फॉर चेंज ट्रेंड करने लगा। देश के हजारों युवाओं, पुलिस ट्रेनिंग अकादमियों, वकीलों और शिक्षाविदों ने इस कानून को समर्थन देना शुरू किया। अंदरूनी दगाबाजी। कुछ वरिष्ठ अफसरों ने डर के मारे चुपचाप संजय के खिलाफ एक गोपनीय मीटिंग की। अगर यह कानून लागू हो गया तो हमें जनता के सामने जवाब देना होगा और राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक अफसर ने संजय की गोपनीय फाइलें लीक करने की धमकी दी, लेकिन संजय को पहले से भनक थी। उसने सबूत जुटाकर गृह मंत्रालय को सौंप दिए। एक ऐतिहासिक बहस। अंततः संसद में कानून पर बहस हुई। संजय को विशेष सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां उसने संसद में कहा, आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें तय करना है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को डर की व्यवस्था सौंपेंगे या भरोसे की। पूरा सदन शांत था। कानून पास हुआ बहुमत से। सभी विरोधों के बावजूद जनता के दबाव और न्यायप्रिय सांसदों के समर्थन से राष्ट्रीय पुलिस सुधार विधेयक पारित हो गया। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंतरिक कानून सुधार माना गया।
फील्ड में बदलाव। अब थानों में हर महीने जन सुनवाई बोर्ड, हर मुठभेड़ के बाद स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट, पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग और सस्पेंड अफसरों की ट्रायल तेजी से शुरू हुई। संजय खुद हर राज्य में जाकर फॉलो अप ऑडिट करता। पुराने दुश्मनों की वापसी। इस बदलाव से नाराज एक गुप्त संगठन, जिसके राजनीतिक और अपराधी दोनों नेटवर्क थे, ने संजय को धमकी दी। अब तुम अगला निशाना हो, सुधार के नाम पर तुम हमारा कारोबार बर्बाद कर रहे हो। संजय को जेड+ सुरक्षा दी गई, लेकिन उसने कहा, अगर मैं डर जाऊं तो यह कानून केवल एक कागज बन जाएगा। नई पीढ़ी की प्रेरणा। IAS, IPS ट्रेनिंग सेंटरों में संजय को बतौर मेंटर आमंत्रित किया गया। हर युवा अफसर अब उसे जन पुलिस आंदोलन का जनक कहता। एक नव प्रशिक्षित लड़की अफसर ने उससे पूछा, सर, आप थके नहीं? संजय मुस्कुराया। सच्चाई के रास्ते पर कभी थकान नहीं आती, बस पसीना आता है जो वर्दी को चमक देता है। समापन नहीं, एक नया आरंभ। संजय और नंदिता एक सुबह चाय पी रहे थे। नंदिता ने पूछा, अब क्या करेंगे? बहुत कुछ बदल गया है, संजय बोला। अब देखूंगा कि क्या वाकई बदलाव हुआ है या बस हम भ्रम में हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से लड़ेंगे, क्योंकि एक सच्चे सिपाही की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। दूर कहीं एक नई अफसर ट्रेनिंग पर जा रही थी। उसके बैग में संजय की किताब थी। वर्दी के नीचे एक आदमी, जहां संजय को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का सुराग मिलता है, जो भारत के पुलिस सुधारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और इस बार उसका सामना सीमा पार से होता है। पुलिस सुधार कानून पारित होने के कुछ महीने बाद, जब संजय कुमार को लगा कि अब शांति से सुधारों की निगरानी होगी, तभी उसे एक सूचना मिली, एक ऐसी साजिश की जो देश की कानून व्यवस्था को जड़ से हिलाने वाली थी। एक चेतावनी। विदेश से आया संदेश। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक गुप्त रिपोर्ट गृह मंत्रालय के माध्यम से संजय तक पहुंची। एक इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क भारत में नई पुलिस व्यवस्था को असफल करने के लिए एक बड़े साइबर और फिजिकल अटैक की योजना बना रहा है। लक्ष्य पुलिस सुधार नीति के तहत बने हुए जन पुलिस बोर्ड और नवीन अफसर, कोड नेम ऑपरेशन खलल। संजय समझ गया, अब यह लड़ाई आतंरिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। पहला वार वाराणसी ब्लास्ट। वाराणसी के एक नव स्थापित जन पुलिस केंद्र में बम विस्फोट हुआ। 4 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक मारे गए। जांच में मिला, विस्फोटक अत्याधुनिक था, किसी लोकल गैंग का नहीं था। CCTV में संदिग्ध लोग विदेशी भाषा बोलते पाए गए। संदेह की सुई पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े एक नेटवर्क की ओर जा रही थी। CBI और RAV के साथ संयुक्त टास्क फोर्स। संजय ने तत्काल प्रधानमंत्री से मीटिंग की। उसी दिन राष्ट्रीय विशेष आतंक निरोधी टास्क फोर्स बनी। संजय को उसका ऑपरेशनल हेड बनाया गया। अब वो सिर्फ अफसर नहीं, देश की सुरक्षा का चेहरा था। ढाका में सुराग। रॉ की रिपोर्ट ने बताया कि ढाका के एक गुप्त ठिकाने में एक मुफ्ती सलमान नाम का आतंकी भारतीय पुलिस ढांचे को तोड़ने की साजिश रच रहा है। वह भारत में नवनियुक्त अफसरों की हत्याओं की सूची बना चुका था। संजय को प्रस्ताव मिला, क्या आप बांग्लादेश के भीतर गुप्त मिशन पर जाएंगे? संजय ने कहा, मैं पुलिस हूं। सरहदें सिर्फ नक्शे पर होती हैं जब सवाल वर्दी की साख का हो। गुप्त मिशन, कोड नाम सुदर्शन। संजय एक फर्जी पहचान लेकर रॉ अफसरों के साथ ढाका पहुंचा। वहां एक स्थानीय सूत्र से मिला जो कभी भारत में पढ़ चुका था। उसने कहा, सलमान खुद एक पूर्व खुफिया अफसर था। वो जानता है कि पुलिस का भय खत्म करने से समाज का ढांचा गिरता है। वो सिर्फ बम नहीं फोड़ता, भरोसा भी तोड़ता है। संगठन का असली चेहरा। मुफ्ती सलमान के पास सिर्फ आतंकी नहीं थे, बल्कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, पत्रकारों के फर्जी अकाउंट और भारतीय सिस्टम के भीतर मौजूद भ्रष्ट अफसरों से लिंक थे। वह पुलिस बोर्डों की विश्वसनीयता पर सवाल उठवाता, फर्जी आरोप चलवाता और नवनियुक्त IPS अफसरों को सोशल मीडिया ट्रोलिंग से डराता। संजय ने कहा, यह युद्ध बंदूक से नहीं, झूठ और भ्रम से लड़ा जा रहा है। ढाका से दिल्ली टकराव का समय। संजय और रॉ टीम ने ढाका में एक गोपनीय ऑपरेशन कर सलमान के मुख्य डेटा सेंटर का सर्वर हैक किया। हजारों डॉक्यूमेंट्स, संपर्क नाम और अगली कार्रवाई की योजना मिली। अगला हमला दिल्ली में।
राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन के दौरान संजय वापस दिल्ली पहुंचा और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। दिल्ली सम्मेलन हमले की तैयारी। दिल्ली में पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन होना था, जहां संजय समेत देश भर के आईपीएस और पुलिस प्रमुख शामिल। हमला नाकाम। सलाम पुलिस को। एनएसजी और पुलिस ने ट्रक को घेर कर रोक लिया। ट्रक में बम होने वाले थे। आरआईवी और एनएसजी की देखरेख में सम्मेलन स्थल को अभेद्य बनाया गया। संजय खुद सम्मेलन में मौजूद रहा। ठीक उसी समय एक संदिग्ध ट्रक गेट की ओर बढ़ा। गेट पर रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक से फायरिंग शुरू हुई। ड्रोन डिवाइस और एक सैटेलाइट अपलिंक पाया गया, जिससे सीधे बांग्लादेश से नियंत्रण हो रहा था। 2 आतंकी मारे गए, एक जिंदा पकड़ा गया। उसने कबूला, हमारा मकसद पुलिस तंत्र को दुनिया के सामने मजाक बनाना था, लेकिन तुम लोग लड़ पड़े। संजय की पुकार, अब वैश्विक गठबंधन चाहिए। संजय ने सम्मेलन में कहा, अब वक्त है कि हम सिर्फ देश के भीतर सुधार न करें, बल्कि वैश्विक स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए सहयोग करें। सिर्फ आतंक के खिलाफ नहीं, उस विचारधारा के खिलाफ जो कानून को मजाक समझती है। भारत ने प्रस्ताव रखा साउथ एशियन पुलिस इंटेलिजेंस यूनिटी SAPIU, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान ने सहमति दी, जहां संजय भारत का पहला पुलिस लोकपाल बनता है और देश में न्याय और पुलिस के बीच पुल बनाता है, एक ऐसे संस्थान की नींव जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनता है। अब तक संजय कुमार ने अपने करियर में हर मोर्चे पर खुद को साबित किया था, एनकाउंटर की नैतिकता से लेकर आतंकी नेटवर्क के खात्मे तक। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी सिस्टम को आत्मनियंत्रण देना। कोई भी व्यवस्था तब तक सफल नहीं होती जब उसमें स्वयं पर नजर रखने का साहस न हो। एक ऐतिहासिक प्रस्ताव राष्ट्रीय पुलिस लोकपाल आयोग, गृह मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया। देश में पुलिस के खिलाफ शिकायतों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के लिए एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए, राष्ट्रीय पुलिस लोकपाल आयोग। प्रधानमंत्री ने संजय से कहा, तुमने सिस्टम को चुनौती दी, सुधारा, अब उसे खुद पर भरोसा करना सिखाओ। तुम देश के पहले पुलिस लोकपाल बनो। संजय चुप रहा, फिर कहा, मैं यह पद नहीं चाहता, पर अगर इससे व्यवस्था मजबूत होती है तो मैं तैयार हूं। संस्था की नींव सत्य, साहस और सेवा। पुलिस लोकपाल आयोग के मुख्य सिद्धांत: हर नागरिक की शिकायत 62 घंटे में दर्ज हो, 30 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच, दोषी अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, निर्दोष अफसर को पूर्ण समर्थन और मान सम्मान। लोकपाल आयोग में गैर पुलिस, न्यायिक व नागरिक प्रतिनिधि भी। संजय ने कहा, यह अफसरों के खिलाफ नहीं, अफसरों के आत्मनिरीक्षण के लिए है। पहला मामला, इंस्पेक्टर साहब की गोली। एक छोटे से गांव की लड़की की शिकायत थी कि उसके भाई को पुलिस ने चोरी के शक में पीटा और फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। स्थानीय जांच रिपोर्ट ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी, मगर लोकपाल जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और चश्मदीद के बयान में विरोधाभास निकला। 3 अफसर सस्पेंड, 2 गिरफ्तार और 1 केस सीबीआई को सौंपा गया। देश हैरान था, अब वर्दी को वर्दी ही जवाब दे रही थी। पुलिस समाज में भरोसे की वापसी। जहां पहले एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, अब आम आदमी लोकपाल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर ट्रैक कर सकता था। नई आईपीएस बैच ने संजय को संबोधन में बुलाया। एक अफसर ने कहा, सर, आपने हमें डरा नहीं, सोचने लायक बना दिया। आलोचना भी मिली, लोकपाल या राजनीति। कुछ पुराने पुलिस अधिकारियों और नेताओं ने कहा, अब पुलिस अफसर डर कर काम करेगा, साहस खत्म हो जाएगा। संजय ने सार्वजनिक मंच से जवाब दिया, साहस वो नहीं जो डर के बावजूद गोली चला दे। साहस वो है जो सही गलत में फर्क समझे और फिर भी सच पर डटा रहे। एक नई राष्ट्रीय ट्रेनिंग नीति। संजय के नेतृत्व में पुलिस ट्रेनिंग में ये बदलाव हुए। मानवाधिकार और संवेदनशीलता शिक्षा अनिवार्य, टेक्नोलॉजी पर आधारित जांच प्रशिक्षण, नैतिकता और जवाबदेही का अलग से पाठ्यक्रम, लोकपाल प्रकरणों पर केस स्टडी। अब पुलिस ट्रेनिंग वर्दी पहनाने से पहले आत्मा को भी तैयार करती थी। पिछले घाव, नई रोशनी। एक दिन संजय को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। आपने मेरे पिता को झूठे केस से बचाया। आज मैं खुद आईपीएस बन गया हूं। अगर आप जैसे लोग सिस्टम में रहें तो हम भी बदलाव ला सकते हैं। संजय की आंखें नम हो गईं।
नंदिता ने पूछा। थकते नहीं तुम? संजय ने मुस्कुराकर कहा। जब हर सुबह कोई न्याय के भरोसे उठता है तो थकान पीछे छूट जाती है। एक आखिरी प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय पुलिस परिषद। संजय ने यूएन में भारत की ओर से प्रस्ताव रखा। हर राष्ट्र की पुलिस को एक साझा आचार संहिता से जोड़ा जाए और एक वैश्विक लोकपाल परिषद बने जो आतंक, मानवाधिकार उल्लंघन और पुलिस दमन पर निगरानी रख सके। यूएन ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। भारत को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। समाप्ति नहीं, प्रेरणा। संजय ने रिटायरमेंट की अर्जी दी। पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या वो अब भी जरूरी है? संजय ने कहा। व्यवस्था किसी एक आदमी से नहीं चलती, पर अगर उस एक आदमी ने व्यवस्था को सही दिशा दिखा दी तो बाकी लोग उसे कायम रख सकते हैं। अंतिम दृश्य एक किताब और एक सपना। संजय अब पहाड़ों में एक शांत आश्रम में है। वहां आने वाले युवा अफसरों को वो एक किताब देता है। वर्दी के नीचे आदमी आत्मनिरीक्षण की डायरी। पृष्ठ 1 पर लिखा है, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग करो, पर याद रखो शक्ति का धर्म है जवाबदेही, वरना वो आतंक बन जाती है। एक नवयुवक अफसर ने पूछा, सर, अगली लड़ाई किसकी होगी? संजय ने कहा, जो तुम लड़ोगे, पर याद रखना तुम अकेले नहीं हो। समाप्त। बटला हाउस की कहानी एक एनकाउंटर से शुरू हुई थी, पर खत्म हुई एक बदलाव की क्रांति पर, जहां वर्दी सिर्फ डर की नहीं, भरोसे और न्याय की प्रतीक बनी।